हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे और ये जो चैप्टर है अपना काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस का। अच्छा, जो कवर्ड पोर्शन है अपना यहाँ पर वो क्या होगा, ये जो हम हमारा लेक्चर है ये 12th के लिए भी यूजफुल होगा और 12th कोई भी बोर्ड हो और जेई के लिए भी यूजफुल होगा। तो आज तो बिल्कुल बेसिक सा पढ़ना है। इंटीग्रेशन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल होता क्या है, कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम, उसका मतलब क्या है। तो समझते हैं कि इंटीग्रेशन जो है, अच्छा डिफरेंशिएशन हम पहले से फेमिलियर है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अच्छा इंटीग्रेशन का वैसे जो मीनिंग है वो क्या होता है, सम होता है। इंटीग्रेशन का जो मतलब होता है वो क्या होता है, सम होता है। तो पहले तो लिखते हैं कि इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन 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 इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या लिखा है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा मतलब रिवर्स प्रोसेस है। उसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम बहुत इजीली इस बात को जानते हैं कि मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3। मान लो इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 लिखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे 1/3 और ये 3x² होगा, मतलब x²। तो हमने क्या लिखा कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो कितना है, x²। इट मींस ये हुआ कि x² को अगर इंटीग्रेट कर दें, अच्छा ये इंटीग्रल साइन है अपना s सम वाला जो है उसी को थोड़ा सा लिख दिया ऐसे। तो x² dx इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x³/3। अच्छा x³/3 प्लस c लिखेंगे और c जो है इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट बोलते हैं, प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। c यहाँ पे क्या है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अच्छा क्यों लिखा c हम लोगों ने, क्योंकि अगर हम x³/3 को डिफरेंशिएट करते तो भी यही आता, और अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता d ऑफ dx x³/3 प्लस c, इसको भी डिफरेंशिएट कर देता तब भी x² आता। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर ऐड करेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल जब भी हम कर रहे हो तो एक इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर ऐड करना है, और इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोले, ऐसे बोले या इंटीग्रल कांस्टेंट बोले। तो इंटीग्रेशन क्या लिखा कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। एक एग्जांपल लिखते हैं, मान लो कुछ ऐसा है अपने पास, सपोज मेरे पास ये है, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x लिखूं, sin x, तो sin x को डिफरेंशिएट करते तो बहुत अच्छे से फेमिलियर है कि डिफरेंशिएशन ऑफ sin x लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos x। इसका मतलब अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं तो कितना आना चाहिए, sin x प्लस c। तो cos x sin x को जब डिफरेंशिएट किया तो कितना है, cos x। तो इंटीग्रेशन हमने कहा रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब cos x को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, sin x प्लस c। इसी तरह मान लो ये है अपने पास डिफरेंशियल ऑफ e⁻x लिखते हैं तो कितना आता है, e⁻x। मतलब e⁻x को डिफरेंशिएट किया तो कितना है, e⁻x। इसका मतलब e⁻x को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, e⁻x को इंटीग्रेट कर दूं तो कितना आ गया, e⁻x प्लस c। तो जो इंटीग्रेशन है इसे कंफर्म है कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब इन जनरल अगर लिखें हम इस बात को तो कैसे लिख सकते हैं
कि मान लो fx और gx ये दो फंक्शन है अपने पास, एक fx और दूसरा gx। मान लो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं fx को, तब कितना आता है gx आता है। fx को मैं जब डिफरेंशिएट करता हूं तो कितना आता है gx आता है। तो gx को जब इंटीग्रेट करूंगा, gx को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, सॉरी इंटीग्रल ऑफ gx dx ये कितना हो जाएगा fx प्लस c, कितना हो जाएगा fx प्लस c। c हमारे लिए हमने कहा इंटीग्रल कांस्टेंट है, वो हमेशा ऐड करेंगे, जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे हमेशा ऐड करेंगे। तो फिर से समझ लेते हैं इस बात को कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। मतलब sin x को डिफरेंशिएट किया cos x, तो cos x को इंटीग्रेट किया तो sin x आ। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं इनको समझते हैं कि हमने ये लिखा है, फिर से लिखते हैं इस बात को कि अगर मेरे पास ये मैंने fx को डिफरेंशिएट किया, fx को डिफरेंशिएट किया तो gx आया। तो हमने कहा अगर gx को हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आएगा, fx प्लस c आएगा, fx प्लस c आ गया। तो ये जो gx से gx को यहाँ पर क्या कहेंगे, इंटीग्रैंड कहेंगे। gx को क्या बोलेंगे, इंटीग्रैंड बोलेंगे। gx क्या कहलाएगा, इंटीग्रैंड कहलाएगा। अच्छा, dx लिखा है तो d के अंदर जो लिखा है x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के। तो जो x है यहाँ पर वो क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन मतलब जो d के अंदर लिखा उसी के रिस्पेक्ट में अपने को इंटीग्रेट करना है। d के रिस्पेक्ट जो d के अंदर लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अच्छा, fx जो है यहाँ पर, fx को क्या बोलेंगे हम, एंटी डेरिवेटिव बोले, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx बोले, या इसी को हम इंटीग्रल ऑफ gx, सॉरी fx, ओके सॉरी fx इंटीग्रल ऑफ gx बोले, या इसी को प्रिमिटिव ऑफ gx बोले, प्रिमिटिव ऑफ gx बोले, ये नाम दे सकते हैं हम लोग। तो fx से यहाँ पर उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं gx का, हम fx को इंटीग्रल ऑफ gx भी बोल सकते हैं और fx को प्रिमिटिव ऑफ gx भी बोल सकते हैं। तो फिर से इस बात को समझे कि अगर मैंने fx को डिफरेंशिएट किया gx आया, तो gx को इंटीग्रेट किया तो कितना आया, fx प्लस c आया। अच्छा, gx जो है इसका क्या नाम देंगे हम लोग, इंटीग्रेंड नाम देंगे। gx को क्या नाम देंगे, इंटीग्रेट। अच्छा, d के अंदर क्या लिखा है x, तो जो भी अंदर लिखा हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हमने कहा, मतलब x क्या है अपने लिए यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, fx ये जो आया है, fx क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ gx कहलाएगा, या इंटीग्रल ऑफ gx कहलाएगा, या प्रिमिटिव ऑफ gx, जो भी नाम दें। अच्छा, c क्या है यहाँ पर, c क्या है, c को हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोले, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जब भी हम इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो हम ये c जरूर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है, वैसे इस बात को समझ लेते हैं कि मान लो मेरे पास x³ 3 + 1 है, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तभी x² आएगा, x³ + 3 + 2 है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तभी x² आएगा। डिफरेंशियल ऑफ x³ / 3 + 7 लिखूं तभी x² आएगा। तो इन जनरल हम ये कांस्टेंट है, मतलब ये फंक्शन तो हर बार सेम ही रहेगा। मतलब जब मैं x² को इंटीग्रेट करूंगा, x² को इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, x³
ये तो आएगा ही, मतलब एक्स स्क्वायर dx को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो एक्स क्यूब बाई 3 तो कंफर्म सी बात है। जब मैं +1 +2 +7 कुछ भी लिख सकता हूं तो उसको इन जनरल कैसे लिख देंगे हम लोग, सी लिख देंगे। मतलब फंक्शन तो हर बार सेम ही रहेगा, सिर्फ कांस्टेंट से क्या करेगा, वो वेरी करेगा। कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, फंक्शन हर बार क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो ये बात आई थिंक समझ में आई होगी कि क्या समझना अपने को, कि मतलब हमने क्या लिखा था कि fx को अगर डिफरेंशिएट करते हैं gx आता है, तो gx को इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। मतलब जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अब कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं जिनको अपने को मेमोराइज करना होगा, तो उनको लिखते हैं हम लोग। अच्छा, जैसा कि डिफरेंशिएशन में अपने पास इस तरह का रूल होता था, तो डिफरेंशिएशन में ऐसे लिखते थे हम, c इंटू fx लिखते थे। अच्छा, c क्या k लिख देता हूं, k इंटू fx लिखते थे, तो k कांस्टेंट है अपने पास, तो इसको बाहर लिख सकते थे डिफरेंशियल इसके से, तो क्या आ जाता था, k इंटू डी ऑफ dx fx, ये हो जाता था, ऐसा लिख सकते थे। तो ऐसा हम इंटीग्रल में भी कर सकते हैं, ऐसा इंटीग्रल में भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा अगर लिखते हैं k इंटू fx dx, तो k कांस्टेंट है तो k को बाहर लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, मतलब k को बाहर लिया जा सकता। अच्छा, ऐसा डिफरेंशिएशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में हम लोग ऐसा भी लिखते थे, मान लो सम ऑफ टू फंक्शंस है या डिफरेंस ऑफ मोर देन टू फंक्शंस, ऐसे लिखते हैं। तो जो ये d बाई dx था, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था सम या डिफरेंस में, मतलब इसको कैसे लिख सकते थे, d ऑफ dx f1 प्लस माइनस d ऑफ dx f2 प्लस माइनस d ऑफ dx f3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते थे। अच्छा, तो ये बात हम इंटीग्रल में भी फॉलो कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, अगर सॉरी f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3, कई सारे फंक्शन है अगर अपने पास, तो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। मतलब कैसे हो जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ f1 dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f2 dx प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f3 dx एंड सो ऑन, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब जैसा हम डिफरेंशिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, एक वैसा ही इंटीग्रेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए अपने को। तो पहला तो ये हो गया कि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। दूसरा क्या होगा कि अगर अपने पास सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है तो उस पे हम इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए ऐसा नहीं करेंगे हम, प्रोडक्ट के लिए अलग से रूल है, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे अगर बढ़ें तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल हैं जिनको अपने को याद रखना है। इंटीग्रल अपने पास ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल, और ये सबसे बेसिक इंटीग्रल्स हैं। तो पहली बात तो यही याद करिए, इंटीग्रल ऑफ dx लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ dx लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस सी हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है, x टू द पावर n dx लिखें तो कितना हो जाएगा, ये x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 6। लेकिन ये तभी तक वैलिड होगा जब n माइनस 1 ना हो, क्योंकि अगर n माइनस 1 रखेंगे हम लोग इसमें, तब तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समथिंग बाई 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो फिर क्या करें जब n माइनस 1 हो, मतलब अगर n माइनस 1 हो ही गया तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। अब 1 अपॉन x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता था, लॉग मॉड्यूलस x को, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल लॉग मॉड्यूलस x प्लस c, ये हो गया। इसी तरह फोर्थ अगर लिखें e टू द पावर x, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं तभी वही आता है, इंटीग्रेट करते हैं तभी वही है। तो अभी एग्जांपल में लिखा ही तो हमने, तो कितना हो जाएगा ये e की पावर x प्लस c। अच्छा, फिर ये कितना हो गया, a टू द पावर x। अच्छा, a यहाँ पर क्या है, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और a 1 नहीं है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a पॉजिटिव है, a 1 नहीं है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, a टू द पावर x अपॉन
log a base e plus c। फॉर एग्जांपल मान लो ये लिख देते हैं इंटीग्रल ऑफ 5 पावर x dx। तो 5 पॉजिटिव है, 5 1 नहीं है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 की पावर x अपॉन log 5 बेस e प्लस c। एक और लिख लिया। मान लो ऐसा है अपने पास इंटीग्रल ऑफ 3 पावर x dx। तो 3 पावर x 3 पॉजिटिव है, 3 1 नहीं है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 3 पावर x अपॉन log 3 बेस e प्लस c। एक और लिख लिया। मान लो कुछ ऐसा है 1 अपॉन 7 की पावर x dx। तो 1 अपॉन 7 तो 0 नहीं है, पॉजिटिव भी है, सॉरी 1 नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 7 की पावर x log 1/7 बेस e प्लस। तो ये हो गए हमारे ये 4-5 रूल हो गए। फिर से समझते हैं। अच्छा ये जो dx लिखा हो उसको ऐसे भी लिख सकते थे x पावर 0 तो यही वाला लग जाता। तो कितना आ जाता है x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 तो वो x आ जाता। 1 अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे log मॉड्यूलस x, e पावर x को इंटीग्रेट किया तो e पावर x प्लस c, a पावर x को इंटीग्रेट किया तो कितना आ गया a पावर x log e बेस c। ध्यान किस बात का रखना, a पॉजिटिव है और a1 नहीं होना चाहिए। a पॉजिटिव है, a1 नहीं होना चाहिए। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक कंडीशन है कि a पॉजिटिव होना चाहिए और a1 नहीं होना चाहिए, तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल फंक्शन आता। मतलब ये तभी रियल आएगा। तो हम जो भी करेंगे यहाँ पर जो भी करते हैं सब रियल फंक्शन के लिए ही करते हैं। अच्छा कुछ और लिख लेते हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, इन्हें तो याद ही रखना पड़ेगा हमें। एक अच्छा इसी तरह से नेक्स्ट 6 क्या हो जाएगा, जैसे sin x है तो sin x हम इसको डिफरेंशिएट करें कि sin x है तो cos x को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तब तो माइनस sin x आता है। यानी माइनस cos x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तब कितना आएगा sin x आएगा। इसका मतलब इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा माइनस cos x प्लस। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है डिफरेंशिएशन के साथ जब इसको हम पढ़ते हैं। मतलब हमें ये ध्यान रखना है स्पेशली कि sin x को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा। कितना आएगा माइनस cos x आएगा। इसी तरह अगर हम cos x को इंटीग्रेट कर दें तो ये तो बहुत आसान, cos x को किसको डिफरेंशिएट करने पे cos x आता था sin x को। इसका मतलब कितना हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। कितना हो जाएगा sin x प्लस c हो गया। अच्छा नेक्स्ट मान लो हमारे पास sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x है। अच्छा sec स्क्वायर इसको डिफरेंशिएट करते थे तो sec स्क्वायर x आता था tan x को। इसका मतलब जब हम tan sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा tan x प्लस c आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा tan x प्लस c आ गया। तो अब फिर से समझ लेते हैं इन बातों को कि अगर हम sin x को माइनस cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x, मतलब sin x को इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा माइनस cos x, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x प्लस c आ गया। sec स्क्वायर x tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x, तो अभी तो सीखा आपने कि जो इंटीग्रेशन है वो रिवर्स प्रोसेस है किसका डिफरेंशिएशन का, मतलब sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो tan x। अच्छा नेक्स्ट अपने पास इंटीग्रल ऑफ cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। अच्छा cosec स्क्वायर x किसको डिफरेंशिएट करने पे आता है माइनस cot x को। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस cot x प्लस c हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। मतलब cosec स्क्वायर x माइनस cot x को डिफरेंशिएट कर दें तो cosec स्क्वायर x आ जाएगा। तो cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस cot x प्लस c आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अगर मेरे पास ये है sec x tan x है तो sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है sec x का। इसका मतलब कितना आ जाएगा ये sec x प्लस c हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट अगर इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x लिखते हैं हम लोग तो किसको डिफरेंशिएट करें कि आ जाएगा तो ये क्या होगा माइनस cosec x प्लस c। मतलब माइनस cosec x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा cosec x cot x आ जाएगा। तो cosec x cot x को इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस cosec x। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं
जिनको हमें याद रखना चाहिए, तभी हम बेसिक इंटीग्रल सीख सकते हैं। मतलब जो बेसिक इंटीग्रल्स हैं उनको तो सीखने के लिए कंपल्सरी है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन पर बेस्ड जो है, और ये बिल्कुल ही एलिमेंट्री हैं, तो इन्हें तो याद होना ही चाहिए, अगर अदरवाइज हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रल में कुछ भी नहीं सीख सकते अगर यही नहीं याद है अपने पास। तो पहले आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये है x स्क्वायर प्लस 1 इसका होल स्क्वायर dx, मान लो इसको इंटीग्रेट कर। अब हमने तो सीखा जो है, इसको मान लो मैं i से डिनोट करता हूँ, हमने जो सीखा उसमें तो खाली x पावर n ही सीखा, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन अपने को a प्लस b का होल स्क्वायर तो आता ही है। a प्लस b का होल स्क्वायर एक्सपेंशन लिखते हैं, कितना हो जाएगा ये x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये फॉलो किया हम लोगों ने क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अब अभी सीखा हमने कि इंटीग्रल को तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x पावर 4 dx। अच्छा, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, ये भी सीखा था, तो 2 into x स्क्वायर dx प्लस dx हो गया। अच्छा, अब x पावर 4, x पावर n का तो इंटीग्रल अभी सीखा हमने, x पावर n का कितना था इंटीग्रल, x पावर n प्लस 1 मतलब x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2, ये वाला कितना हो जाएगा x क्यूब बाई 3। अच्छा, dx का इंटीग्रल लिखा ही था, कितना होगा x प्लस 3 हो गया, ये आंसर हो गया इसका। अच्छा, नेक्स्ट करें तो फिर से समझ ले इस बात को कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx से पहले तो हमने a प्लस b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे, और फिर अलग अलग लिख दिया। ये इंटीग्रेशन का नियम था हमारा कि अगर सम है तो सम पे तो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फिर x पावर n का इंटीग्रल x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है, वो लगा लिया हम लोगों ने। तो कितना आ गया, x पावर 5 अपॉन 5 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई है, थोड़ा और अच्छे से लिख दें तो क्या हो जाएगा, x पावर 5 अपॉन 5 प्लस 2x क्यूब बाई 3 और प्लस x प्लस c। ये फाइनल आंसर हो गया, ये अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। एक और करते हैं, मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, ये मान लो इंटीग्रेट करना है इसको i से डिनोट किया मैंने, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये इंटीग्रेशन इसका। अच्छा, हमने जो सीखा अभी तो केवल हम तो इतने ही जानते हैं कि x पावर n को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जो भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दिख रहा है कि x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर कॉमन लेने के बाद। अच्छा, कॉमन लेने का एक्चुअल मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो जब मैं x स्क्वायर से यहाँ कॉमन ले लूंगा तो x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करने पे कितना बचेगा x, और x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो कितना बच जाएगा 1। बाकी ये ऐसे है, ये प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो गया। अब x माइनस 1 मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा और x माइनस 1 यहाँ भी दिखाई दे रहा, तो x माइनस 1 तो थ्रू आउट कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, x माइनस 1 थ्रू आउट कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अच्छा, अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बचेगा अपने पास, x स्क्वायर प्लस 1 dx। अच्छा, x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो कितना हो गया x स्क्वायर dx प्लस 1 dx। अच्छा, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x क्यूब बाई 3 और प्लस x प्लस c, क्या आंसर हो गया अपना फाइनल। तो पहले जो हम जानते हैं, मतलब जितना अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है पहले तो सिंप्लीफाई करने की ही कोशिश करना अपने को, कि अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए वो तो हो सकता है हमें आसान हो देखने में और बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाए। जैसे दिखने में तो एक्सप्रेशन बड़ा था
लेकिन जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, तो इजीली इंटीग्रेट हो गया। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, एक तीसरा हो गया, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है a पावर x प्लस b पावर x इसका होल स्क्वायर अपॉन a पावर x इंटू b पावर x, इसको मान लो इंटीग्रेट करना। तो फिर से वही बात, हमको तो आता किसका इंटीग्रल है, a पावर x का, यहाँ तो वैसा कुछ अभी नहीं दिखाई दे रहा, तो जरा सिंप्लीफाई करते हैं। फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो गया, a पावर x का होल स्क्वायर प्लस b पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2a पावर x इंटू b पावर x अपॉन कितना आ जाएगा, a पावर x इंटू b पावर x। अच्छा, अब अलग अलग लिख दिया, अलग अलग लिख दिया तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा a पावर x का होल स्क्वायर अपॉन a पावर x b पावर x, एक तो कैंसिल हो जाएगा और एक बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a पावर x अपॉन b पावर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर b पावर x से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, b पावर x अपॉन a पावर x dx, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर a पावर x b पावर x कैंसिल हो गया तो फाइनली बच गया अपने पास 2dx, ये हो गया 2dx। अच्छा, हम जानते हैं कि अगर a पावर n अपॉन b पावर n लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर n, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ लिखा a पावर x अपॉन b पावर x, तो a पावर x अपॉन b पावर x को कैसे लिख सकते हैं, वो सिंपलीफाई करके ये कितना हो जाएगा, a अपॉन b पावर x प्लस ये कितना हो गया, b अपॉन a पावर x और इंटीग्रल था सॉरी dx प्लस b अपॉन a पावर x और प्लस ये कितना हो गया 2dx, 2 बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। अच्छा, ये तो सीखा है हमने अभी कि अगर हम a पावर x को इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, a पावर x log a b c, तो कितना हो जाएगा ये a अपॉन b की पावर x अपॉन log a अपॉन b बेस e प्लस ये वाला कितना हो जाएगा, b अपॉन a पावर x अपॉन log b बेस b बाई a बेस e और प्लस ये हो गया 2x, और c तो लिखना ही पड़ेगा अपने को, हमने कहा जब इनडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे c को लिखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा तीसरा आज इलस्ट्रेशन हो गया। कुछ और करते हैं, कुछ और करें। अच्छा, कभी भी अपने को अगर ऐसा इंटीग्रल दिखाई दिया फोर्थ, ऐसे ही मान लो अपने को tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना, tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना, तो tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रल अभी लिखा नहीं हम लोगों ने, तो हमारे पास आइडेंटिटी है, ये वाली आइडेंटिटी तो जानते हैं लोग, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अच्छा, इसकी हेल्प से हम tan स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, sec स्क्वायर x माइनस 1 से, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। अभी सीखा हमने कि इंटीग्रल को तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कर दो, कितना हो जाएगा ये sec स्क्वायर x dx और माइनस dx। अच्छा, sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट किया तो tan x और ये माइनस x प्लस c, खत्म हो गया। अच्छा, सिमिलर हम cot स्क्वायर x को इंटीग्रेट कर सकते हैं, cot स्क्वायर x को कैसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x माइनस 1, तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 उसका आ जाएगा माइनस cot x माइनस x प्लस c। तो ये ध्यान रखें, tan स्क्वायर x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे लिख देंगे हम, एक इस tan स्क्वायर x को क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो गया हमारा sec स्क्वायर x का इंटीग्रल अपने को नोन है, tan x माइनस x प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट लिखते हैं, मान लो अपने पास कुछ, अच्छा ये एक लॉग की प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास, ये तो हम जानते हैं कि अगर a पावर x जो है वो सपोज n के बराबर है, a पावर x n के बराबर है,
इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं मैं तो log n बेस a, log n बेस a कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ये log की बेसिक डेफिनेशन है कि अगर a पावर x इक्वल टू n है तो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो log n बेस a कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अच्छा ये x वापस वहीं पे रख दो, वापस यहाँ पे रख दोगे तो कितना हो जाएगा a की पावर log n बेस a कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी जो इंटीग्रल में कई बार हमें दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखेंगे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मतलब ये a और ये a मैच कर गया तो फिर n आ जाएगा। मतलब जैसे ऐसे लिख देता हूं मैं 2 की पावर log 5 बेस 2, तो 2 तो मैच कर गया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 की पावर log 11 बेस 3 तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। मतलब जब भी ये और ये मैच कर जाएगा तो फिर ये नंबर आ जाएगा। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा और ऐसा हो सकता है ये हो गया। और भी प्रॉपर्टी तो है ये लॉग की। अगर इस तरह से लिखते हैं हम a की पावर log b बेस c लिखते हैं सपोज a टू द पावर log b बेस c, तो इस a और b को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, c को वैसे रखेंगे। मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको b की पावर log a बेस, ये दूसरी प्रॉपर्टी, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, इंटीग्रल में यूज हो जाएगा। और बाकी जो लॉग की प्रॉपर्टीज हैं उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि यूज तो कहीं भी कोई भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों तो इन पे एक क्वेश्चन में लिखता हूं और इसे करते हैं। तो फिर से इस देख लिया कि a की पावर log n बेस से कितना हो जाएगा n हो जाएगा। ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, b और a को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, c एज इट इज बना रहेगा, c एज इट इज बना रहेगा। तो एक क्वेश्चन किया जाए, जैसे मान लो मेरे पास ये इंटीग्रल है I इक्वल्स टू ये इलस्ट्रेशन 5 होगा आई थिंक, e की पावर log x स्क्वायर बेस e dx। मान लीजिए e की पावर log x स्क्वायर बेस e dx है। तो अभी तो हमने सीखा है कि अगर ये और ये मैच कर जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अच्छा x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना आता है अपने को, तो कितना हो जाएगा ये x क्यूब बाई 3 प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c। एक और कर लेते हैं, मान लो ये है अपने पास 6 इलस्ट्रेशन I इक्वल्स टू e की पावर log x 5 log x, अच्छा बेस e है, माइनस e की पावर 4 log x बेस e अपॉन e की पावर 3 log x बेस e माइनस e की पावर log 2 log x बेस e dx। ये इंटीग्रल है, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा log की ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं, ये वाला कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ m log n बेस a, इस m को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ, मतलब कितना हो जाएगा ये log n की पावर m बेस a लिख सकते हैं। तो इसको फॉलो करेंगे ना, इसको फॉलो करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखा जाएगा, ये जो इंटीग्रल है अपना ये कैसे हो जाएगा e की पावर log x पावर 5 बेस e माइनस ये वाला कितना हो जाएगा e की पावर log x पावर 4 बेस e अपॉन ये कितना हो जाएगा e की पावर log x क्यूब बेस e माइनस ये e की पावर log x स्क्वायर बेस e dx। अच्छा अभी सीखा हमने कि अगर ये और ये मैच कर गए तो फिर वही लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x पावर 5 माइनस ये कितना हो गया x पावर 4, अच्छा ये कितना हो गया x पावर 3 माइनस x पावर 2 dx, ये लिख सकते हैं। अच्छा ऊपर x पावर 4 कॉमन है और नीचे x स्क्वायर कॉमन है, तो ये कॉमन लेके लिखते हैं। तो कितना आ जाएगा ये अपने पास, ये कितना हो जाएगा देखते जरा, ये कितना हो गया x पावर 4 कॉमन ले लो तो कितना बच गया x माइनस 1। अच्छा यहाँ पे कितना कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है तो कितना बच जाएगा x माइनस 1। अच्छा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, बचा कितना x स्क्वायर dx।
अगर एक्स स्क्वायर dx को तो इंटीग्रेट कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, ये हो गया। तो आज यही तक, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे तो कुछ और बेसिक इंटीग्रल पे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। एक वैसे पहले जो है हमने अपलोड कर दिया है, जो इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन है, ये हमारा एलिमेंट्री इंटीग्रेशन है, इसको आगे इस पे क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज यही तक, थैंक यू।